Hello guys, so this is Saurabh Kumar Nayak and you are watching Ecopus Commerce with me। अभी अगर आपने ये वीडियो देखा है इसका मतलब आपने पहले भी हमारा वीडियो देखा होगा। और अगर अब तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो हो जाइए। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसके लिए कोई चार्ज नहीं किया जाता। जो भी आपके क्वेरीज हैं आप बेशक उसमें पूछ सकते हैं। टाइम थोड़ा सा लग जाता है कभी कभी, बट इतना टाइम कभी नहीं लगेगा कि बहुत लेट हो जाए। 1 से 2 दिन के अंदर आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे कोई फीस चार्ज नहीं की जाती, बट फिर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको मैं खुद अपने साइड से करता हूँ। उसके लिए मैं आप एक चीयर अमाउंट दे सकते हैं अगर आपको लगता है कि क्लासेस ठीक है। और आपको डोनेट करना है। अमाउंट कुछ भी हो सकता है। मैं अमाउंट का नंबर नहीं बोलूंगा, वो आपकी तरफ से होगा, है ना। और ये क्यूआर कोड स्कैन करके आप मुझे पे कर सकते हैं। ठीक है, हमारे चैनल को अगर आप पसंद करते हैं और इनिशिएटिव अगर आप देना चाहते हैं कि हाँ कुछ तो अच्छा कर रहे हैं हम लोग, तो उसमें आप कुछ अपने साइड से गिफ्ट कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये जो है ऑडिट का टॉपिक रहने वाला है और ऑडिट के टॉपिक में पहली चीज जो आती है वो है अडॉयर। इसकी मीनिंग ये बहुत सारे एग्जाम में पूछी गई है और मैंने कोशिश करी है कि जितना हो सके मिनिमम टू मिनिमम मैं आपको गाइड इसमें दे सकूं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अडॉयर का मतलब होता है टू हियर, मतलब सुनना, है ना। तो ऑडिट का जो टर्म है वो बनता है अडॉयर से। और अडॉयर का मतलब होता है, सॉरी मैं बीच में डिस्टर्ब हो गया था। सो अडॉयर का मतलब होता है टू हियर। पहले राजा महाराजा के जमाने में क्या होता था, जो लोग आते थे चेक करने के लिए, उनको एज ऑडिटर आते थे, चेक करने के लिए आते थे महंत लोग। तो जो छोटे छोटे मुंशी होते थे हर गांव के, उन लोगों के पास बैठते थे और बैठ के फिर उनसे पूछते थे कि भाई क्या हाल चाल है, कैसा है तुम्हारा रिकॉर्ड। और वो अपने मुंह से बताते थे। तो ऑडिट का मतलब बेसिकली सुनना होता है, अडॉयर का मतलब क्या होता है, सुनना, है ना। अभी ऑडिट का मतलब बदल गया है। अब हम सुन के किसी पे विश्वास नहीं करते, अब हम लोग देख के करते हैं। ठीक है। इंडिया में ये कब आया, तो ये भी क्वेश्चन एक अच्छा खासा इम्पैक्ट डालता है कि इंडिया में ये कब आया है। इंडिया में ये आया है 1913 को, जब इंडिया में पहला कंपनीज एक्ट आया है। इन इंडिया द कंपनीज एक्ट 1913, ठीक है, ये आया। तब उस टाइम पे ये पर्टिकुलर जो चीज है, ऑडिट, ये हमारे यहाँ कंपलसरी हो गई थी कंपनीज के लिए। कंपनीज के लिए कंपलसरी हुई थी, है ना, ओनली। ये इसी टाइम पे फर्स्ट टाइम जो क्वालिफिकेशन है ना वो भी डिसाइड हुई थी। ठीक है, क्वालिफिकेशन भी फर्स्ट टाइम यहाँ पे डिसाइड हुई थी। क्या क्वालिफिकेशंस थी, तो उस समय बीकॉम और बाकी चीजों को ले लिया जाता था। उस समय भी अपना एक अलग रुतबा था बीकॉम का। ठीक है, बैचलर ऑफ कॉमर्स का। और डेफिनेशन जो है स्पाइसर एंड पेगलर, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है ना। और इनकी डेफिनेशन में क्या खास है उसको देखते हैं। ऑडिटिंग इज अ सच एन एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट एंड वाउचर ऑफ बिजनेस एज वेल enable the auditors to satisfy himself that the balance sheet is properly drawn up, sorry, so as to give a true and, ये देखो ये चीज भी कभी भूलने वाली चीज नहीं, ट्रू एंड फेयर व्यू। ठीक है, किसकी बात कर रहा है, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स of the business, and the net profit and the loss account gives true and fair view of the profit and loss for the financial period according to the best information and explanation given to him as and as shown by the books, and if not, it in what respect he is not satisfied। मतलब ऑडिटर जो होता है, ऑडिटिंग क्या है, एक एग्जामिनेशन ऑफ बुक है, जिसमें जो ऑडिटर होता है ना, ऑडिटर अपने आप को सेटिस्फाई करता है कि हाँ भैया सब चीज प्रॉपरली लिखी गई है, कोई चीज छुपाई नहीं गई है, सारी चीज ट्रू एंड फेयर व्यू में है। फेयर व्यू का मतलब होता है, एक पहले चलता था ट्रू एंड करेक्ट। तो ट्रू एंड करेक्ट बोलने का मतलब होता है कि आपका जो अकाउंट है मैथमेटिकली करेक्ट है। मतलब उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि 5 रुपए को 2 रुपए लिख दिया गया, 2 रुपए को 5 रुपए लिख दिया गया। लेकिन आज के डेट में ऑडिटिंग जो है वो ट्रू एंड फेयर पे चलती है। इसका मतलब है बातें सच्ची होनी चाहिए और बातें फेयर होनी चाहिए। ऐसा नहीं, करेक्ट नहीं चाहिए मेरे को, करेक्ट नहीं चाहिए। 5 रुपए का 3 रुपए 2 रुपए लिख दो चलेगा, क्योंकि 5 रुपए बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता है। ठीक है, आप 5 का 10 रुपए लिखोगे तब भी इट इज ओके। ओके, लेकिन जो बड़ी बड़ी चीजें हैं, जो
बड़ी बड़ी इन द सेंस, अगर एक जहाज है ना, एक एक मान के चलो एरोप्लेन है, एरोप्लेन में एक नट लगानी है उनको, और वो नट लगाना एक प्रॉपर उसका हिस्सा है। मतलब साल में 2 बार नट लगाना कंपलसरी है, नट को चेंज करना कंपलसरी है। तो अगर उसने ये चीज नहीं दिखाई तो ये मटेरियल हो जाता है ना। उसने नट चेंज तो किया होगा लेकिन दिखाई नहीं होगी। तो भाई ये तो सर्विसिंग का पार्ट है, और ये तो एक लीगल पार्ट है। मतलब कोई लीगल चीज है कि नट चेंज करना है 2 बार, मैं फिर से बोल रहा हूँ, तो लीगल चीज है। तो कुछ चीजें ऐसी है जिनको आपको दिखाना है, ठीक है। तो ऐसी चीजें आपको दिख रही है, ठीक है, अगर दिख रही है तो अच्छी बात है। और प्रॉफिट और लॉस जो है वो आपको ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये भी आपको चेक करनी है, ठीक है। और अगर नहीं दे रही है, अगर नहीं दे रही है तो कहाँ पे नहीं दे रही है आप उसको लिखोगे, ठीक है। क्लियर। चलिए आगे है प्रोफेसर एल आर डिक्सी का। इसका इनका भी जो डेफिनेशन है वो बहुत ज्यादा फेमस है। ऑडिटिंग इज एन एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अंडरटेकन विद अ व्यू टू एस्टेब्लिश whether they correctly and completely reflect the transactions to which they relate। मतलब जो भी लिखा है वो रिलेटिव है कि नहीं है, ऐसा तो नहीं कुछ भी लिख दिया है, ऐसी बातें हैं, ठीक है। चलिए, फीचर है क्या है ऑडिटिंग के, ये भी क्वेश्चन अच्छा आ जाता है कि कौन सा एक फीचर है कौन सा एक फीचर नहीं है, ऐसे क्वेश्चन तो आजकल एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। तो व्यवसाय ऑडिट क्या है, सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक एग्जामिनेशन ऑफ द बुक ऑफ अकाउंट ऑफ अ बिजनेस है। तो लेखा परीक्षा क्या है, किसी व्यवसाय की लेखा पुस्तकों की एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक जांच है, ठीक है। क्या है, व्यवस्थित और वैज्ञानिक जांच है। ऑडिट इज अंडरटेकन बाय एन इंडिपेंडेंट पर्सन, मतलब आपका एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए, जैसे कि हमारे यहाँ सीए होता है, ठीक है, स्वतंत्र व्यक्ति होना चाहिए, या व्यक्तियों का एक समूह या निकाय जिसको बोलते हैं बॉडी ऑफ पर्सन, या मतलब एक पर्टिकुलर एसोसिएट ऐसे बोलते हैं ना, उसको हम अपॉइंट कर लिए कि भैया आप सब लोग आइए और चेक कीजिए। तो ये होता है बाहर के लोग, ठीक है। ऑडिट इज द वेरिफिकेशन ऑफ रिजल्ट शोन बाय द प्रॉफिट और लॉस अकाउंट एंड स्टेट ऑफ अफेयर्स एज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर शोन बाय द बैलेंस शीट, ठीक है। लाभ और हानि, क्या बोल रहा है, लाभ और हानि खातों द्वारा दिखाए गए परिणामों और बैलेंस शीट द्वारा दर्शाई गई स्थिति का सत्यापन है। मतलब जो भी उसने प्रॉफिट पीएनएल एंड बैलेंस शीट बनाया होगा ना, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट बनाया होगा, उसी का जांच करना ही ऑडिट है, ये बोल रहा है। Audit is a critical review of system of accounting and internal control। तो एक क्रिटिकल रिव्यू है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि आप अपनी नॉर्मल राय दे रहे हैं, ये क्रिटिकली आप बता रहे हैं कि अब भाई कैसे हो तुम, ठीक है, तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, तुम्हारा इंटरनल कंट्रोल कैसा है अपने ऑर्गेनाइजेशन पे, और तुम्हारी अकाउंटिंग कैसी है, ठीक है। तो ये सारी चीजों का चेक है ऑडिटिंग। ऑडिट इज डन विद द हेल्प ऑफ वाउचर, मतलब बिना वाउचर के तो हम ऑडिट करते ही नहीं है, पहले जाते हैं पकड़ते हैं भैया वाउचर निकालो, वाउचर निकालने के बाद भैया कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट निकाल दो, रजिस्ट्रेशन, अगर फूड बेचते हो तो फूड लाइसेंस, बाकी चीजें सब निकाल दो, ठीक है। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन मतलब आपके जितने भी डेटर है क्रिएटर है सबका लिस्ट हमको दो, पकड़ाओ, कहाँ से सामान खरीदते हो, किसको सामान बेचते हो। एंड एक्सप्लेनेशन, इसके लिए अपन मैनेजर को बिठाते हैं बगल में कि भैया हमको स्पष्टीकरण देने के लिए आप बैठो यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। F वाला पॉइंट है, the auditor has to satisfy himself with the authenticity of the financial statement and report that they exhibit a true and fair view of the state of affairs of the concern, ठीक है। लेखा परीक्षक को वित्तीय परिमाणों की प्रामाणिकता से खुद को संतुष्ट करना है, मतलब वो खुद सेटिस्फाई हो जाए ना, बहुत बड़ी बात है ये। उसके बाद रिपोर्ट करेगा, वो किसको रिपोर्ट करेगा, किसको रिपोर्ट करेगा, है ना, ये आप कमेंट में बताइए, रिपोर्ट किसको करेगा। कि वे चिंता के मामले की स्थिति का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदर्शित करते हैं, किसको रिपोर्ट करता है, कंपनी के मामले में किसको रिपोर्ट करता है, अदर के मामले में किसको रिपोर्ट करता है, आप मुझे बताइए, ठीक है। एट्थ पॉइंट है, मतलब लास्ट पॉइंट है कि द ऑडिटर हैज टू इंस्पेक्ट, कंपेयर, चेक, रिव्यू, है ना, स्क्रूटनाइज एंड वाउचर सपोर्टिंग, सपोर्टिंग द ट्रांजेक्शन and examine correspondence, minute book of shareholder, directors, memorandum of association, and article of association, etc., in the order to establish correctness of the books of account। लेखा परीक्षक को लेन देन का समर्थन करने वाले वाउचर का निरीक्षण, तुलना, जांच, समीक्षा जांच
आदि करनी होती है, और खातों की पुस्तकों की शुद्धता स्थापित करने के लिए शेयर धारकों, निदेशक, एसोसिएशन के ज्ञापन और एसोसिएशन के लेखा आदि के पत्राचार, मिनट बुक की जांच करनी होती है। ठीक है, यहाँ तक बात खत्म। ये हो गए इसके फंक्शन, मतलब क्या करते हैं ऑडिट में। अब ये है, ये भी आपके एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ठीक है, ऑडिट के लिए एक बुक है, एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन गवर्नमेंट अकाउंट एंड ऑडिट। इसका यूज कौन करता है? इसका यूज करता है हमारा CNAG। अच्छा, ये भी एक क्वेश्चन आता है कि गवर्नमेंट के जो ऑडिट होते हैं, है ना, गवर्नमेंट के जो ऑडिट होते हैं, ये कौन करता है? तो गवर्नमेंट के ऑडिट जो है वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया करता है। कौन करता है? सी, और उसके बाद आता है एंड AG। ठीक है, अब ये CNAG करके भी आ जाता है, कहीं पे CAG लिख देता है। ठीक है, CAG लिख देगा, तो ये दोनों एक ही है, ये यहाँ से आपको लेने हैं। ठीक है, ये दोनों ही इसके टाइप है, दोनों ही टाइप से आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। ये भी आपके लिए बहुत अच्छा जीके है। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑब्जेक्टिव क्या है ये भी पूछा जाता है, नॉर्मली ये पूछे जाते ही हैं। बहुत अंदर जब कोई एग्जाम में नहीं पूछा जा रहा है, इसका मतलब ये ऊपर ऊपर की चीजें पूछेंगे। तो दो उद्देश्य होते हैं, है ना। पहला उद्देश्य होता है कि भैया जो मालिक को रिपोर्ट करेगा, अच्छा ये तो हमने बता दिया, मालिक को रिपोर्ट करना है कि क्या बैलेंस शीट कंपनी की स्थिति का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दे रही है कि नहीं दे रही है। लाभ और हानि खाता वित्तीय वर्ष के लिए लाभ और हानि का सही आंकड़ा देता है या फिर नहीं देता है, ये चीजें आप करेंगे। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव मेरे को लगता है कभी कभी, मतलब ये तो ठीक है मेन है, लेकिन ये ना एग्जाम में उतना नहीं पूछता। एग्जाम में पूछेगा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि मालिक को यह रिपोर्ट करना है। क्या करना है? मालिक को रिपोर्ट करना है कि भैया सब ठीक चल रहा है। ठीक है, लेकिन सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव आपसे कहीं भी पूछ लिया जाता है। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या है? इट इज कॉल्ड द इंसिडेंटल ऑब्जेक्टिव। यह क्या है? आकस्मिक उद्देश्य है। क्या कौन सा उद्देश्य है? आकस्मिक उद्देश्य। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और एक्सीडेंटल इंसिडेंटल ऑब्जेक्टिव। तो इंसिडेंटल ऑब्जेक्टिव है, एज इट इज इंसिडेंटल टू सेटिस्फेक्शन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव, मतलब प्राथमिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए ये पूरा करना जरूरी है। द इंसिडेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग आर, पहला डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। ठीक है, धोखाधड़ी का पता लगाना और रोकना, और त्रुटियों का पता लगाना। ठीक है, देखते हैं किस किस टाइप का होता है। एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन क्या होता है ये? तो जहां पर आज के डेट में मुख्य जोर जो है अंकगणितीय सटीकता पर नहीं है। ठीक है, लेकिन पहले ये था। अब ये यहाँ पे मैं इतना सारा क्यों लिखा हूँ, उसके पीछे कारण क्या है? तो मेरा ये था कि सत्य और निष्पक्ष, ट्रू एंड फेयर व्यू वाला जो है ना, ये स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ा सकूं, है ना। और इसमें एक और चीज है, ये पूछ लिया जाता है किस पर्टिकुलर मामले में ये ट्रू एंड फेयर स्टार्ट हुआ था। तो रॉयल मिल स्टीम पैकेट कंपनी के मामले में इस स्थिति पर विचार किया गया था। इसके परिणाम स्वरूप कब? 1948 को। कब? 1948 को। और 1956 में। ठीक है, क्रमशः इंग्लैंड और भारत की कंपनी अधिनियमों में संशोधन किया गया। उस समय जब पता है कि उस समय इंग्लैंड में जो होता था वही होता था इंडिया में। ठीक है, ताकि लेखा परीक्षक को अन्य बातों के साथ साथ यह बताना आवश्यक हो कि क्या लेखा परीक्षण सत्य और निष्पक्ष है, इसे हम वर्तमान लेखा परीक्षा उद्देश्य के रूप में ले सकते हैं। तो इंग्लैंड में कब हुआ? इंग्लैंड में 1948 में हुआ। और इंडिया में कब हुआ? इंडिया में 1956 में हुआ। तो इंडिया में कब हुआ? 1956 में हुआ। ठीक है, 1956 में इंडिया में हुआ। चलिए, ये इंग्लिश में था वही चीज। अब फ्रॉड जो मैं बोला कि चलो देखते हैं किस टाइप के होते हैं फ्रॉड, तो फ्रॉड ये है। ठीक है, तो फ्रॉड किस टाइप के होते हैं? फ्रॉड बेसिकली दो टाइप के होते हैं। अब एक तो धोखाधड़ी करके फ्रॉड करोगे भैया, और एक है गलत गलत चीज लिख के फ्रॉड करोगे। धोखाधड़ी करके फ्रॉड करोगे, उस कैसे करोगे? पहला तो कैश को दिखाओगे गलत सलत कि यहाँ खर्चा कर दिया, वहां खर्चा कर दिया, या फिर सामान को दिखाओगे कि भैया ये सामान खराब हो गया, या सामान इधर खराब हो गया, या आया नहीं है, या फिर पड़ा हुआ है, ऐसा दिखाते हैं।
अब अकाउंट में कैसे दिक्कत करते हैं, अकाउंट में क्या ओवर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, ज्यादा प्रॉफिट दिखा दोगे या फिर कम प्रॉफिट दिखा दोगे, इतनी तरीके से ये चीजें होती हैं। ठीक है, चलिए। अब फ्रॉड करना है थ्रू डिफ्लेशन, यानी धोखाधड़ी के थ्रू फ्रॉड करना है। ये इंग्लिश में है, जिसको इंग्लिश में पढ़ना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हिंदी में बता देता हूँ, हिंदी में मैंने कुछ कुछ करके रखा हुआ था। तो नकदी माल के दुरुपयोग से जुड़े गबन के निम्नलिखित तरीके हैं। रसीद को कैश बुक में दर्ज ना करके उसका दुरुपयोग करना। ठीक है, कैश बुक में रसीद दर्ज ना करो। ठीक है, और जो कैश मिल गया उसका दुरुपयोग करो। रसीद की कार्बन कॉपी या काउंटर फाइल को नष्ट करके दिखाओ ही मत, रसीद दिखाओ ही मत। ठीक है, और काउंटर फाइल पर कम राशि दर्ज करके वास्तव में प्राप्त धन और रसीद बुक के काउंटर फाइल पर दर्ज राशि के बीच अंतर का दुरुपयोग करके क्या करते हैं। अ, एक बंदे से पैसा मिला है, देखो यार, बाई एंटरिंग लेसर अमाउंट ऑन द काउंटर फाइल, क्या हुआ, एक आदमी से पैसा मिला 100 रुपए, और दूसरे आदमी से पैसा मिला 50 रुपए। इससे मिला 100 रुपए और इससे मिला 50 रुपए। चलो 100 को 10 कर लेता हूँ, 10 है और 5 है, क्योंकि मुझे ही लिखने में दिक्कत जाएगी। 5 है, तो इससे 5 रुपए मिला, इससे 10 रुपए मिला। 10 रुपए में मैं 5 रुपए खा गया। 10 रुपए में क्या खा गया, 5 रुपए खा गया। अब लेकिन ये आदमी तो अपना पूरा 10 रुपए दे दिया है, तो इसका जो 5 रुपया इसको इसको टिका दूंगा कि इसने पैसा नहीं दिया है, हालांकि ये भी 5 रुपए दे चुका है। क्लियर है। ऐसा ही टीमिंग एंड लीडिंग करके होता है, वो ये लोग करते हैं। तो ये सारा चीजें अगर ऑडिट कोई किया होगा उसको तो पता होगा कि ये सारी चीजें बहुत सिंपल चीजें हैं, और हर ऑडिटर को ये सबके बारे में पता रहता है। ठीक है, उसके बाद है रिकॉर्ड को मिटा देना, है ना। रसीद दर्ज ही नहीं किया, स्क्रैप की बिक्री दर्ज नहीं करता, पेपर भेज देते हैं, दर्ज नहीं करते, पुराने अखबार की बिक्री आदि दर्ज नहीं करते। गैर लाभकारी धर्मार्थ संस्था द्वारा प्राप्त नगद दान को रिकॉर्ड करने से चूकना या फिर रिकॉर्ड ही ना करना। प्राप्त बिलों को भुनाने पर प्राप्त नकदी का दुरुपयोग करके उन्हें हाथ में बकाया बिलों के रूप में दिखा के। ठीक है, क्लियर है। देनदारों से प्राप्त नकदी का दुरुपयोग करके और खराब ऋण यानी कि बैड डेट की बात कर रहे हैं, खराब ऋण मतलब बैड डेट, छूट या बिक्री रिटर्न आदि के रूप में देनदारों को कृत्रिम डेटर क्रेडिट देकर उन्हें छिपाना। ठीक है, ये सब काम करते हैं लोग, और बहुत बेसिक चीजें लोग करते ही हैं। ठीक है, अब ये टीमिंग एंड लीडिंग वाला तो भैया सब लोग पढ़ लेना, इंग्लिश हिंदी जितने लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। टीमिंग एंड लीडिंग और लैपिंग प्रोसेस है। ठीक है, इसी को आप लैपिंग प्रोसेस भी कहते हैं। अ, एक और चीज है, एक और चीज है विंडो ड्रेसिंग। तो विंडो ड्रेसिंग जो होती है ना, उसमें मैंने डाला तो नहीं है, बट आप विंडो ड्रेसिंग भी याद रखेंगे। ठीक है, 1 सेकेंड, आप क्या याद रखेंगे, विंडो ड्रेसिंग। ठीक है, विंडो होती है ना घर की, वो वाली विंडो, तो क्या करते हैं, उसको सजा देते हैं ताकि रूम का कचरा ना दिखे। देखो, विंडो ड्रेसिंग, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, आई होप कि सब लोग मेरी प्रॉब्लम समझ पा रहे होंगे। ड्रेसिंग, चलिए। तो विंडो ड्रेसिंग क्या होती है, जैसे घर में कचरा पड़ा हुआ है, आप पर्दा लगा के क्या करते हैं, सब कुछ छुपा देते हैं, वैसे ही है विंडो ड्रेसिंग। तो विंडो को ढक दो ताकि लोग अंदर ना देख सकें। क्लियर है। अब बाकी चीजें आप पढ़ लो, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। और आज की क्लास में यहीं पे खत्म करता हूँ। कल मैं इसका जो पूरा टॉपिक है सारा मैं कल कर दूंगा क्लियर। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव वाला टॉपिक तो हम कल ही कंप्लीट कर देंगे, कल मॉर्निंग में कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।